दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक बहुत ही मशहूर देश लेबनान। मिडिल ईस्ट मतलब कि मुस्लिम दुनिया में मौजूद इकलौता ऐसा देश कि जिसको शायद मुसलमानों से कहीं ज्यादा ईसाई कंट्रोल करते हैं। एक ऐसा देश कि जहां पर पॉलिटिक्स कुछ इस तरह की है, या ये कहिए कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है जो मिडिल ईस्ट मतलब कि मुस्लिम दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए बल्कि दुनिया में कहीं और भी नहीं देखने को मिलता है। बाकी अरब देशों से उलट यहाँ के कल्चर में भी आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जिनका मुस्लिम कल्चर से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम कल्चर में उनको हद से ज़्यादा बुरा और नापसंद भी समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लेबनान से जुड़ी इसी तरह की ही बेशुमार हैरान कर देने वाली चीज़ों को जानेंगे और साथ ही साथ शुरू से लेकर आखिर तक लेबनान के पूरे इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है, और सवाल ये है कि भाई बताइए सऊदी अरबिया की राजधानी का क्या नाम है? मक्का, मदीना, रियाद या फिर जिद्दा? इसका जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में। फिलहाल दोस्तों मुद्दे पर वापस आएं तो लेबनान दुनिया के नक्शे में देखकर ही पता चलता है कि काफी छोटा देश है। इसकी दो साइड्स यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में तो सीरिया मौजूद है, जबकि साउथ के इलाके में इजराइल मौजूद है, और वेस्ट के इलाके में वही मेडिटेरियन सी मौजूद है कि जो इसको दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक बनाता है। बात करें अगर पॉलिटिकल सिस्टम की, तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जिस तरह का सिस्टम लेबनान के अंदर पाया जाता है वैसा हमको शायद दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि 1943 में जब लेबनान ने फ्रांस से आज़ादी पाई तो यहाँ पर कन्फेशनलिज्म को लागू किया गया। ये दरअसल एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है कि जिसमें देश की पावर को अलग अलग धर्मों, मजहबों और अलग अलग कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लेबनान में जो भी राष्ट्रपति बनता है उसका ईसाई होना जरूरी माना जाता है, यानी एक ईसाई ही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के लिए एक सुन्नी मुसलमान होना जरूरी है, जबकि पार्लियामेंट में स्पीकर का ओहदा शिया मुस्लिम को दिया जाता है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोगों की तरफ से वक्त वक्त पर ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि ये सारा सिस्टम यूरोपियन ताकतों ने उस दौर में जानबूझकर लेबनान के ऊपर थोपा था ताकि वो आज़ादी देने के बाद भी देश के अंदर इंटरफेयर कर सकें और अपना कंट्रोल बनाकर रख सकें, वरना मुसलमानों और क्रिश्चियंस की आबादी में हमेशा से बड़ा गैप रहा है। 2020 की रिपोर्ट की बात करें तो लेबनान के अंदर इस वक्त 67 यानी कि 67% के करीब मुस्लिम रहते हैं, जबकि 32% के करीब ईसाई रहते हैं। बाकी बचे हुए 1% में दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि वक्त के साथ यहाँ पर जहाँ मुसलमानों की आबादी तेजी के साथ बढ़ी है तो वहीं क्रिश्चियंस की आबादी बड़ी तेजी के साथ घटी भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर मुस्लिम डिवीजन की भी बात कर लें तो 32% के करीब सुन्नी मुस्लिम, 31% के करीब शिया मुस्लिम, जबकि बाकी बचे हुए 27% में मुसलमानों के दूसरे ग्रुप आते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के अलावा लेबनान के अंदर आपको यहूदी, हिंदू या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ दिलचस्प बात ये भी है कि लेबनान के अंदर ये जितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज और ग्रुप पाए जाते हैं ये देश के किसी न किसी एक हिस्से में ज्यादा तादाद में रहते हैं। मिसाल के तौर पर लेबनान का एक मशहूर ऐतिहासिक शहर जो त्रिपोली है उसके अंदर ज्यादा तादाद में सुन्नी ही पाए जाते हैं, जबकि जो बैरूत सिटी है उसके अंदर आप लोगों को अक्सर शिया मुसलमान मिलेंगे। इसी तरह मेरोनाइट क्रिश्चियंस आपको देश के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में नजर आएंगे। नजर डालें अगर इतिहास पर तो लेबनान को हमारी दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक माना जाता है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमारी पूरी दुनिया के जो 20 सबसे पुराने शहर हैं उनमें से 5 सिर्फ और सिर्फ लेबनान में ही मौजूद हैं, जैसा कि बैरूत, सिदोन, टायर, बेबलोस एंड त्रिपोली वगैरह। लेबनान के बारे में ये भी माना जाता है कि यहाँ पर हर रिलीजन, हर कम्युनिटी और हर रंग के लोगों ने हुकूमत की है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि रोमन एम्पायर से जुड़ी हुई जो आज के दौर में विरासत है, मतलब उससे जुड़ी हुई चीजें जो दुनिया में बाकी रह गई हैं, वो सबसे ज्यादा इटली के बाद लेबनान में ही पाई जाती हैं। यही वजह है कि लेबनान को रोम ऑफ द ईस्ट भी कह दिया जाता है, जबकि बाज लोग इसको दूसरा फ्रांस भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज भी इस देश के अंदर 25,000 से ज्यादा फ्रांसीसी लोग रहते हैं, और इवन पूरे देश की 70% आबादी ऐसी है कि जिसकी सेकंड यानी कि दूसरी लैंग्वेज फ्रेंच ही है।
जबकि अरबिक मेन मतलब कि सरकारी लैंग्वेज है। इस इलाके के ज्यादातर ईसाइयों का ताल्लुक यूनानी नस्ल से बताया जाता है, वो इसलिए क्योंकि एक लंबे वक्त तक इस इलाके पर यूनानियों का ही राज रहा था। फिर बेजेंटाइन एम्पायर का दौर आया और ये ईसाइयों का गढ़ बन गया। फिर खिलाफत राशिदा के दौर में यहाँ पर मुसलमानों का राज भी शुरू हो गया। बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से दोबारा हासिल करने के लिए ईसाइयों की तरफ से जब सलीबी जंगों का आगाज किया गया तो ये लेबनान नाम का पूरा इलाका इन सारी सलीबी जंगों का भी गढ़ बना था। इसके अलावा 16वीं सदी आते आते इस इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल हो गया था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक सल्तनत उस्मानिया का राज रहा, मगर जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो साथ ही ये पूरा इलाका फ्रांस के अंडर में चला गया। 1943 आते आते मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी वक्त में इस मुल्क को आज़ादी तो मिली, मगर फ्रांस की जो फौजें थीं वो 1945 तक यानी अगले 2 साल तक इस मुल्क में बनी रहीं। लगभग 68 लाख की आबादी रखने वाला ये छोटा सा देश कि जिसकी गिनती अभी सिर्फ 30-40 साल पहले तक भी अरब दुनिया के सबसे खूबसूरत, अमीर और तरक्की याफ्ता देशों में हुआ करती थी, और जिसको कहा जाता था कि वो न सिर्फ कल्चर के मामले में बल्कि खूबसूरती, तरक्की हर मामले में ही यूरोप जैसा दिखाई देता है। उस देश की किस्मत 1975 में उस वक्त बदल गई कि जब यहाँ पर सिविल वॉर का आगाज हुआ। इस सिविल वॉर ने इस देश को जो नुकसान पहुंचाना था वो तो पहुंचाया ही, मगर इस पूरे मामले का फायदा उठाकर यहाँ पर इजराइल की भी एंट्री हो गई। इजराइल ने लंबे वक्त तक इस देश के न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करने की कोशिशें जारी रखीं, बल्कि एक बड़े इलाके पर वो कब्जा कायम रखने में कामयाब भी रहा। और फिर ऐसे ही हालात में ईरान के सपोर्ट से लेबनान के अंदर जन्म हुआ उस हिजबुल्लाह का, कि जिसकी वजह से बाद में इजराइल को लेबनान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वैसे अगर आप लोग हिजबुल्लाह के बारे में जानना चाहते हैं कि हिजबुल्लाह क्या है, पूरा इतिहास क्या है, कैसे बना था, क्यों बना था और आजकल ये क्या क्या करता है, सब कुछ आप लोग उस वीडियो की मदद से जान सकते हैं कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। बड़ी जंगें खत्म हो भी गईं, मगर फिर भी ये देश इस पूरे मामले से नहीं उभर सका, क्योंकि 2020 तक भी छोटी बड़ी झड़पें होती रही थीं या फिर सिविल वॉर जैसे हालात वक्त वक्त पर बनते रहते थे। अब बात करें लेबनान से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा देश है कि जहां पर लोगों को हद से ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं। मतलब दुनिया में ऐसे गिने चुने देश ही होंगे कि जहां पर लेबनान जितनी छुट्टियां मिलती होंगी। इसके अलावा स्मोकिंग के मामले में भी ये काफ़ी आगे है, बल्कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि शीशा, हुक्का, सिगरेट वगैरह पीने के मामले में लेबनान का नाम पूरे दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। इसके अलावा सिर्फ सिगरेट पीने वाले लोग यहाँ पर 12 लाख के करीब हैं। शराब भी यहाँ खूब बढ़ चढ़ कर पी जाती है, बल्कि यहाँ की शराब दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा ये सिर्फ अभी ही नहीं पी जाती है, बल्कि इतिहास में हमेशा से ही यहाँ पर इस तरह का कल्चर रहा है। बावजूद इसके कि यहाँ पर रहने वाली ज़्यादातर आबादी मुसलमान है और लंबे वक्त तक अलग अलग मुस्लिम हुकूमतों ने यहाँ पर राज भी किया है। मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की तरह ही लेबनान का खाना यानी कि लेबनान के पकवान और इसकी डिशेस भी दुनिया भर में मशहूर हैं। और बात करें अगर इसकी करेंसी की, तो इसकी करेंसी को हम लोग रियाल, दिरहम, दीनार वगैरह नहीं बल्कि लेबनानीज पाउंड के नाम से जानते हैं। और करेंसी का ये नाम इसीलिए है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यूरोप से इसका हमेशा से ही गहरा नाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि लेबनान की जमीन के नीचे सोना भी काफी मौजूद है, मगर क्योंकि एक लंबे वक्त से ये देश जंगो फसाद और इस तरह की चीजों में उलझा हुआ है, तो माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह भी काम नहीं कर रही है। अगर ये अपनी माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह पर काम करे तो शायद इसकी किस्मत बदल सकती है। अरब दुनिया में लेबनान ही वो पहला देश था कि जिसने किसी दौर में लोगों को रेडियो और टीवी वगैरह रखने की इजाज़त दी थी। अपने यहाँ पर आमतौर पर हम लोग जिस पेड़ को देवदार दरख्त बोलते हैं वो दरअसल लेबनान का नेशनल ट्री है, और वही हम लोगों को उसके झंडे पर भी नजर आता है। लेबनान अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई आबादी वाला देश तो है ही, मगर साथ ही मिडिल ईस्ट में वो इकलौता ऐसा देश है कि जहाँ पर रेगिस्तान मौजूद नहीं है। हाँ दोस्तों, लेबनान में आप लोगों को पहाड़ मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, नदी मिलेगी, मैदान मिलेंगे, मगर हाँ रेगिस्तान नहीं मिलेंगे। लेबनान की शराब के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया ही। इसके अलावा यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी मशहूर है। यही वजह है कि लोग यहाँ के खूबसूरत बीचेस के अलावा नाइट लाइफ को भी दुनिया भर से इंजॉय करने के लिए आते हैं। इस देश में बेशुमार क्लब पाए जाते हैं, जबकि यहाँ का स्काई बार क्लब तो पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। हैरानी की बात तो ये है कि आज के दौर में पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक नहीं बल्कि कई बड़े नाम इसी देश से बिलोंग करते हैं।
जबकि ये चीज मिडिल ईस्ट के किसी दूसरे देश में रेयर देखने को मिलती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि लेबनान में अलग अलग वक्तों पर अलग अलग कौमों ने, अलग अलग नस्लों ने और अलग अलग धर्मों और मजहबों ने राज किया है। यही वजह है कि आप लोगों को यहाँ के लोगों के बीच में रोमन जैसी खूबसूरत आंखें भी नजर आएंगी, तुर्कों जैसे चेहरे नजर आएंगे, यूनानियों जैसे खतोखाल नजर आएंगे, तो अरबों जैसी चाल ढाल भी नजर आएगी। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और पैलेस्टाइन के मैटर को कवर करता हूँ उसको भी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी साजिद ज़ोहैब लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ इसको भी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ।